हाँ देखिए, अब अपनी जो राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा हुई है, इसका केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को अपन देख रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है जिसमें एक पदार्थ दूसरे नए पदार्थ में चेंज होता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। बस इतना सा ध्यान रखना मेन। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 H2O मिलते हैं, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है CO2 और H2O मिलने से। तो यह एक ऐसा परिवर्तन है रासायनिक, क्योंकि नया बन गया C6H12O6। अब आइए कोयले का जलना, कोयला कार्बन जलता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, तो यह भी नया पदार्थ बन गया। भोजन का पचन, इसमें ग्लूकोज टूटता है, खाना खाते हैं वो ग्लूकोज होता है और वह टूट जाता है CO2 और H2O में, तो इसमें भी नया पदार्थ बन गया। मोम का पिघलना, मोम कभी भी क्या नहीं होता है, नए सूत्र में चेंज नहीं होता, पिघलने पर, पिघलने पर नहीं, इसकी कोई रिएक्शन होती तब तो नया बनता, लेकिन यहां क्या हुआ, पिघला है। ये पिघला का मतलब केवल इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। देखो, अगर इस क्वेश्चन की अपन बात करें, अगर इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो, कौन सा कथन निम्न अभिक्रिया हेतु असत्य है। यह क्वेश्चन एक बार रीट में भी आया हुआ है, लेकिन असत्य की जगह संयोग से सत्य लिखा गया था, इसलिए यह क्वेश्चन डिलीट हो गया था। सुनिए, देखो इसको कैसे करना है। यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है और इसको देखिए कैसे करना है। आपको एक बात बता रहा हूं मैं कि जब कोई तत्व अकेला हो, जब कोई तत्व क्या हो, अकेला हो, तो उसका ऑक्सीकरण अंक शून्य मानना है। तो कार्बन का क्या हो गया, शून्य। जब वह किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको इस स्थिति में क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। उसको इस स्थिति में क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। उसको इस स्थिति में क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो देखिए, अब आपको एक बात बता दूं, यौगिक में लेफ्ट साइड का तत्व होता है ना, उस पे तो सामान्यतया कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और राइट साइड का होता है उसके ऊपर कैसा होता है, माइनस। लेफ्ट साइड वाले पे प्लस और राइट साइड वाले पे क्या होता है, माइनस। अब सुनो, आपको पता है ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -4 हो गया। और कार्बन पे उतना ही प्लस लेफ्ट साइड का है ना, तो ये +4 और ये हो जाएगा -2 × 2 ऐसे, या ओनली -2 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सिर्फ समझने के लिए प्लस इस पे है, माइनस इस पे है। तो यह देखिए 0 से चेंज हुआ किसके अंदर, +4 में। 0 से प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यह आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब आइए इसमें पीबी वाले में, यह पीबी देखो क्या है, 0 है। और सुनिए, हाँ, इसमें जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है, अपचायक। तो यह आपका क्या हो गया, अपचायक भी हो गया। ये पीबी क्या है, 0। यहां पीबी लेफ्ट साइड में है, तो पीबी पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, क्योंकि पीबी पर सामान्यतः +2। और वैसे देख लो, ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन है और एक पीबी है, तो पीबी पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। +2 से यह किस में चेंज हो रहा है, 0 में चेंज हो रहा है। 0 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसने माइनस ग्रहण किया है, तब +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका यहां क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यहां क्या हुआ है, अपचयन। इसका अब सुनो, एक बात काम की सुन लेना अच्छी तरह, कान खोल के। यहां Pb+2 का अपचयन हुआ है, पीबी का नहीं हुआ है। उत्पाद वाले का न अपचयन होता है और नहीं क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो पीबीओ यहां क्या कहलाएगा, पीबीओ यहां क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। पीबीओ यहां क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। सुनो अच्छी तरह सुन लेना, यहां अपचयन Pb+2 का हुआ है, पीबी का नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, यहां बोलेंगे या तो ऐसे बोलेंगे Pb+2 का अपचयन हुआ है, या फिर ऐसे बोलेंगे PbO का अपचयन हुआ है। और ऑक्सीकारक कौन है, PbO है, क्योंकि जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। लेड अपचयित हो रहा है, लेड तो भैया ये है, लेड तो ये है, ये अपचयित नहीं हो रहा है। उत्पादों का तो ना ऑक्सीकरण होता है और न अपचयन होता है, तो यह क्या है, असत्य है। तो ये बिल्कुल असत्य है, लेड अपचयित हो रहा है, नहीं, तो
तो यह हो गया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा है कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, यस कार्बन का देखो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यस लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो असत्य कौन कौन से हो गए, फर्स्ट और टू, इसलिए आंसर हो गया ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी की अम्लीयता का प्रभाव निम्न को मिलाकर दूर किया जाता है। तो अम्लीयता का प्रभाव, क्षार मिला दो, और क्षार भी कैसा मिलाया जाता है, जनरली दुर्बल वीक बेस, या ऐसा साल्ट मिलाओ जिसकी नेचर कैसी हो, क्षारीय हो। तो देखो पहला बुझा हुआ चूना, यस CaO, बुझा हुआ चूना जिसको अपन क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं, बुझा हुआ चूना जिसको अपन क्या बोलते हैं, CaO, सॉरी CaO तो बिना बुझा चूना, CaOH ट्वाइस, सॉरी ये लो, ठीक है। स्लेक्ड लाइम तो क्या मिला दिया, CaOH ट्वाइस मिला दिया, ठीक है। सुनिए होने को तो यहां पर देखो क्या है, NaOH कास्टिक सोडा है, यह भी क्षार है, लेकिन NaOH एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार नहीं मिलाते हैं, जनरली कौन सा क्षार मिलाते हैं, वीक बेस मिलाते हैं, जबकि बुझा हुआ चूना है ये क्या है, वीक बेस है। ओके अब चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में असत्य है, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में असत्य, यह एक ऋणात्मक कण है, यस इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण होता है, ऋणात्मक कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण होता है, ऋणात्मक। इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत क्या होता है, कम होता है। न्यूट्रॉन का होता है 1.0085 AMU और इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00055 AMU, इसलिए बिल्कुल ये क्या है, गलत है। यह क्या है, गलत है। यह सभी परमाणुओं की आधारभूत इकाई है, यस इलेक्ट्रॉन सभी में, चाहे परमाणु क्रमांक 1 है तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन है। यह कैथोड किरणों की, यस कैथोड किरण एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही रूप है। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। अब चलिए आगे 85 नंबर क्वेश्चन देखना। 40 ग्राम हीलियम में कितने मोल हीलियम उपस्थित है। तो सीधी सी बात होती है, मोल बराबर ग्राम्य मात्रा अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम्य मात्रा कितनी है, 40, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 4, तो कितना आ गए, 10 मोल आ गए। ये लो कितने मोल आ गए, 10 मोल। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। मोल बराबर ग्राम्य मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान, ग्राम्य मात्रा 40 दी है, मोलर द्रव्यमान हीलियम का कितना होता है, 4 होता है, इसलिए कितने आ गए, 10। अब देखना ये 86 क्वेश्चन भी यहीं देख लो। CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन के बाहर का अनुपात। तो कार्बन, ये लो कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 16 होती है, तो 16 दूनी 32, सरल अनुपात निकाल लो, 3 अनुपात सॉरी 4T12, हाँ 3 आएगा भाई, ये लो 4 का भाग दे देंगे, 3 अनुपात 8 हो गया, ये लो। ओके ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। अब अगला देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है, वेरी इजी। कैल्शियम फॉस्फेट तो ऐसे बनाते हैं, ये लो कैल्शियम लिख लेते हैं +2, फॉस्फेट लिख लेते हैं PO4 -3। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो बन गया क्या, Ca3 PO4 और ये ट्वाइस, तो ये लो ये हो गया, ठीक है। आपको आयन लिखवाए हुए हैं, उन आयन के अनुसार यह है, बस चार्ज नीचे ले आओ, सरल अनुपात में रख दो, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पानी की स्टोइक कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिए अच्छी तरह सुन लीजिए, इन तीनों चारों के उपयोग आपको आने चाहिए, 5 हैं ये, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, ये आपके NaCl, ये आपके अम्ल क्षार लवण वाली यूनिट में है, तो ये आपको क्या होने चाहिए, इनके यूजेज आपको आने चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो
कर्मचारी चयन आयोग है, वो कोई जरूरी नहीं आपके सिलेबस से ही, वो थोड़ा सा साइड के उपयोगात्मक क्वेश्चन भी आपका अच्छी तरह मतलब जांच करना चाहता है कि आपको साइड की चीजें भी आती हैं या नहीं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का बिल्कुल ध्यान रखें। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग भी अच्छी तरह ध्यान रखें कि जल को रोगाणुओं से मुक्त करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा कलर उड़ाने में किया जाता है। ये खाने का सोडा होता है, ये जिप्सम है, प्लास्टर में यूज होता है, अलंकरण में यूज होता है। तो इसका ये सोडियम कार्बोनेट स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है, जबकि अस्थायी कठोरता उबालने मात्रा से दूर हो जाती है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। 5 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भैया, ये सत्य है, ट्रू है, ये ट्रू है। वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यस, वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। बिल्कुल ये भी सत्य है, ट्रू है। मेथेनॉल पीने योग्य है, नहीं, ये गलत है भैया, ये गलत है, क्योंकि एथेनॉल होता है पीने योग्य। CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, नहीं, ये तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, तो ये भी गलत है। तो सत्य पूछा है या असत्य? सत्य। 1 और 2 आएगा भैया, 1 और 2, ये लो 1 और 2, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो देखो मैंने बता रखा है आपको कि क्षार होता है वो जनरली अम्लों से क्रिया करता है, लेकिन यह जिंक, ये रिएक्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता हूं कि जिंक से भी आ सकता है और Al से भी आ सकती है यह अभिक्रिया, कि जिंक से जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ये ऐसे धातु के ऑक्साइड या धातु होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, जो अम्ल सामने अम्ल होने पर क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और सामने क्षार होने पर अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो यह जिंक से क्रिया करके बना देगा क्या, ये लो Na2ZnO2 और प्लस यहां हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ये लो, ये तो हो जाएगा। ओके, तो यहां क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट बनता है और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, जिंक के साथ और एल्यूमिनियम के साथ ही ऐसी रिएक्शन होती है और अन्य धातुओं के साथ नहीं। विशेष रूप से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक के ऑक्साइड, इसके अलावा SnPb के ऑक्साइड होते हैं, ये भी इस श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन रीट लेवल पे आप 3 याद करना, एल्यूमिनियम, जिंक और बेरिलियम, ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एम्फोटेरिक की भांति, कि अम्ल की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं और क्षार की भांति। तो NaOH से क्रिया करवाने पर जिंक क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। अन्यथा NaOH एक क्या है, क्षार है, और धातु भी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन NaOH केवल 2-3 धातुओं के साथ, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, जिंक और बेरिलियम, इनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ओके, ये आपका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन था। इसी प्रकार से आप अच्छी तैयारी करें और इसी पैटर्न के ऊपर आजकल सत्य असत्य के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जितने आए उतने ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह करने हैं, चाहे आपको वो गिनती के 40% ही क्यों ना आए, चाहे वो आपको 50% ही क्यों ना आए। अगर आपको पूरा 90% आ रहे हैं तो करो, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा उनसे बचो, पहले जो आ रहे हैं उनको अच्छी तरह कीजिए और आत्मविश्वास के साथ करने हैं। अन्यथा कहीं कभी आजकल पेपर में ऐसे देखा जा रहा है कि 40% भी बनने मुश्किल हो रहे हैं। तो बस पेपर को देखते हुए आराम से, खुले मन से और खुले दिमाग से अपना काम कीजिए।